हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपको इस वीडियो में स्टैंडर्ड 7 का सब्जेक्ट साइंस जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 प्राणियों में पोषण। इस चैप्टर में हम जो है प्राणियों में पोषण की विधि किस प्रकार होती है उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। आपने अध्याय 1 में पढ़ा है कि पादप यानी पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने चैप्टर नंबर 1 में देखा है कि जो पादप होते हैं, जो वनस्पतियाँ पौधे होते हैं, वह अपना भोजन सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वारा तैयार करते हैं। परंतु प्राणी यानी जो जंतु हैं हमारे, ऐसा नहीं कर सकते। परंतु प्राणी, जंतु अथवा तो मनुष्य, हम सभी इस तरह से अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। हमें दूसरों पर, वनस्पतियों अथवा तो जंतुओं पर निर्भर होना पड़ता है। प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधे से प्राप्त करते हैं। प्राणी जो होते हैं अपना भोजन किस तरह से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधे से प्राप्त करते हैं। कुछ प्राणी सीधे ही पौधे का भक्षण करते हैं, जबकि कई अन्य उन जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं। अर्थात कि कुछ जो जंतु होते हैं वे वनस्पतियां खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तथा कुछ ऐसे जंतु होते हैं, मांसाहारी प्राणी होते हैं, जो इस पौधे खाने वाले जंतुओं का भक्षण करके अपने भोजन की तृप्ति करते हैं। आगे देखेंगे हम, कुछ जंतु पौधे एवं जंतु दोनों को खाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो शाकाहारी होते हैं वो सिर्फ शाकाहारी वस्तुएं, पौधे, वनस्पतियां खाते हैं, तथा जो मांसाहारी होते हैं केवल मांस जैसी वस्तुएं खाते, तथा जो सर्वाहारी होते हैं वो मांस एवं पौधे दोनों का भोजन के रूप में लेते हैं। याद रखिए कि मानव सहित सभी जीवों की वृद्धि करने शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आपको बिना खाद्य पदार्थ, बिना भोजन के आप अपने शरीर की वृद्धि नहीं कर पाएंगे और ना ही आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, ना ही गतिशील रहेगा। इसलिए हमें स्वस्थ एवं गतिशील शरीर बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है। अब देखेंगे, प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता आहार के अंतर्ग्रहण का अर्थात मतलब होता है भोजन ग्रहण करना की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सम्मिलित है। ठीक है, तो जो प्राणियों में पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता आहार के अंतर्ग्रहण अर्थात कि भोजन ग्रहण करने की जो विधि है, शरीर में इसके उपयोग की विधि सम्मिलित है। आगे देखेंगे हम, आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि खाद्य यानी भोजन के अनेक संघटक हैं। स्मरण कर उनके नाम लिखिए। जैसा कि हमने भोजन के पहले के चैप्टर में देख चुके हैं, जो हमारे संघटक हैं, जो अलग अलग तरह के संघटक हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर लिखना है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन। यहाँ पे आपको लिखने हैं हमारे क्या हैं, पोषक के संघटक हैं। आगे देखेंगे हम, कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संघटक जटिल पदार्थ हैं। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते, अर्थात कि सीधा डायरेक्टली उन्हें भोजन के रूप में नहीं ले सकते। जटिल अर्थात कि कठोर, अतः उन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है। जैसा निम्न आरेख द्वारा दिखाया गया है, जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थ में। यहाँ पे आपको आपको फिगर दिखाई दे रहा है, जटिल पदार्थ इस तरह से और ये सरल पदार्थ। मान लीजिए मैं फॉर एग्जांपल आपको दे रही हूँ, आप बैंगन ले लीजिए, बैंगन या आलू कुछ भी ले लीजिए, आप कोई भी कच्ची सब्जी ले लीजिए। आप डायरेक्टली उसे खा सकते हैं? नहीं खा सकते ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उसे काटने पड़ेंगे, उसके छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, फिर उसकी सब्जी बनाएंगे, उसके बाद है ना आप उसको भोजन के रूप में लेंगे। इस तरह से आप उस जो बैंगन है आपका वो जटिल पदार्थ हो गया। या फिर आप कोई भी अन्य सब्जियां ले लीजिए, या फिर आप गेहूँ ले लीजिए। आप गेहूँ डायरेक्ट खा सकते हैं भोजन के रूप में? नहीं खा सकते। आप गेहूँ लेते हैं, फिर उसे पिसवाते हैं,
फिर उसकी रोटी बनाकर फिर खाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से फिर जो रोटी हो गई आपका सरल पदार्थ हो गया, और आप आसानी से उस रोटी के टुकड़े टुकड़े करके, आप डायरेक्टली रोटी को भी, एक रोटी को भी पूरी नहीं खा सकते हो, आप उसके टुकड़ों में ही खा सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप सरल पदार्थ बना के उसके भोजन के रूप में लेते हैं। आगे देखेंगे, जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, जो जटिल पदार्थ है उसका क्या होता है, सरल पदार्थ में परिवर्तन होता है, यानी विखंडन होता है। तो हमारा तथा इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं। तो ये जो भी हमने प्रोसेस देखी अभी, जटिल से सरल पदार्थ में कन्वर्ट होने की, जो परिवर्तन होने की क्रिया है, वो क्या कहलाती है, हमारी पाचन कहलाती है। अब देखेंगे 2.1 खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियाँ। फर्स्ट लाइन देखेंगे इसमें, भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। तो जो भोजन का अंतर्ग्रहण मतलब भोजन लेने की जो विधियाँ होती हैं वो सभी जीवों में क्या होती है, अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है। मधुमक्खी एवं मरमन पक्षी हमिंग बर्ड पौधों का मकरंद चूसते हैं। मानव एवं कुछ अन्य जंतुओं में शिशु माँ का दूध पीते हैं। अजगर जैसे सर्प वश के प्राणी अपने शिकार को समूचा ही निगल जाते हैं। कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर उसका भक्षण करते हैं, ठीक है। तो ये आपको जो पैराग्राफ है क्या बताना चाहता है कि जो अलग अलग जीव है वो अलग अलग प्रकार से क्या करते हैं, अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर हम नीचे देखेंगे क्रियाकलाप 2.1 में दिया गया है। सारणी 2.1 में हम देखेंगे, दिए गए जंतु के भोजन के प्रकार एवं पोषण प्राप्त करने की विधि कौन सी है। यहाँ पे आपको क्या करना है, उनको आपको यहाँ पे बताना है आहार का प्रकार, आहार का प्रकार उनको देना है, और वो किस तरह से उनकी विधि क्या है। यहाँ पे आपको नीचे देखिए, यहाँ पे दिया गया है छिलना, चबाना, काटना, पकड़ना तथा निगलना, साइफनी, स्पंजी, चूसण, ये सब क्या है, भोजन ग्रहण करने की अलग अलग विधियाँ हैं। यहाँ पे आपको टाइटल में दिखा दिया गया था पहले ही कि खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियाँ अलग अलग जीव जंतुओं में अलग अलग प्रकार की होती है। कुछ जंतु होते हैं, हम जो हैं वो खाने में जो खाना लेते हैं, भोजन खाते हैं तो उन्हें चबाकर अंदर निगलते हैं। तो कुछ जो जीव होते हैं वो क्या करते हैं, उसे चूस कर किसी कोई होते हैं, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, अलग अलग विधियाँ होती हैं। तो आपको ये सारणी फिलअप करनी है 2.1। आगे देखेंगे हम, यहाँ पे पहले यहाँ पे पैराग्राफ ये देख लीजिए, कॉलम कंप्लीट करिए। अद्भुत सत्य देखिए, स्टार फिश यानी जो तारा मछली होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल भागों को खाती है, ठीक है। वो कवच खोलने के बाद क्या करती है, अपना मुख अपने आमाशय से क्या करती है, बाहर निकालती है, और जो जंतु होते हैं उनका कोमल भाग, जो नरम भाग होता है, उसे अपने आहार के रूप में लेती है। आमाशय वापस शरीर में चला जाता है तथा आहार धीरे धीरे पचता है, ठीक है। तो फिर आमाशय जो है क्या होता है, वापस उसके शरीर में वापस चला जाता है, और जो आहार है उसका धीमे धीमे पाचन होता है। यहाँ पे चित्र 2.1 देख लीजिए, ये रहा आपका स्टार फिश का चित्र यहाँ पे दिया गया है। अब आगे बढ़ेंगे हम, सारणी प्रेक्षण सारणी 2.1 में लिखी है, ठीक है। तो हमने देख लिया सारणी 2.1 में आपको आहार ग्रहण करने की अलग अलग विधियाँ वो आपको फिलअप करनी है आपकी बुक में। आप देखेंगे कि सारणी के नीचे लिखी गई खाद्य अंतर्ग्रहण की विधियाँ उन विधियों का विवरण लिखने में सहायक है जिनमें जंतु भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। अब देखेंगे मानव 2.2 मानव में पाचन की क्रिया बताई गई है। यहाँ पे मानव में पाचन किस तरह से होता है, हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आप भोजन जब लेते हैं तो आप क्या करते हैं, मुख द्वारा लेते हैं, मुख द्वारा क्या करते हैं, भोजन अंदर की ओर लेते हैं, इसे पचाते हैं तथा फिर उसका उपयोग करते हैं। आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित किया जाता है, अर्थात कि जो भाग है, जो भोजन का आपका आहार का जो भाग है वो पचा नहीं होता है, जो बिना पचा हुआ भाग होता है वो मल के रूप में निष्कासित अर्थात कि बाहर आ जाता है। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है,
भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। ये चीज़ आपको, ये पॉइंट आपको नोट करना है, ठीक है, कि जो भोजन है आपका क्या है, एक नली से गुजरता हुआ है, नली आकार का होता है, उसी से गुजरता है। पहले सबसे पहले सर्वप्रथम क्या होता है, आप अपना भोजन मुख कुहिका से लेते हुए क्या होता है, अंदर जो प्रोसेस होती है, और लास्ट में जो होता है गुदा द्वारा क्या होता है, जो बिना पचा हुआ भोजन होता है वो बाहर आता है गुदा से। इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। पहला तो आपको मुख गुहिका, सेकेंड आपका ग्रास नली या फिर आप बोल सकते हैं ग्रशिका, थर्ड है आपका आमाशय, फोर्थ क्षुद्रांत यानी छोटी आंत, ठीक है, क्षुद्रांत आपका छोटी आंत भी बोल सकते हो आप। बृहदांत यानी होता है आपका बड़ी आंत, ठीक है, आपको छोटी आंत बड़ी आंत समझ आ गया। क्षुद्रांत अर्थात की छोटी आंत, बृहदांत अर्थात की आपकी बड़ी आंत जो मलाशय से जुड़ी होती है तथा आपका मल द्वार अथवा गुदा, क्या यह बहुत लंबा मार्ग नहीं है? ये सभी भाग मिलकर आहार नाल यानी पाचन नली का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है, उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता है। अर्थात कि जो भोजन है जिस तरह से नीचे आता जाएगा, जो उसका है विभिन्न भागों से गुजरता जाएगा, उसका क्या होगा, क्रमिक रूप से वो उसका गठन होता जाएगा। अब देखिए, आमाशय की आंतरिक भित्ति यानी क्षुद्रांत तथा आहार नाल से संबंध विभिन्न ग्रंथियों जैसे कि लाला ग्रंथि, यकृत, अग्न्याशय, पाचक रस स्रावित करती है। पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देता है। जो पाचक रस होता है वो क्या करता है, उनका जो जटिल पदार्थ होता है उनको क्या करता है, सरल रूप में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है। आहार नाल एवं संबंध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। चित्र 2.2 हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये मानव पाचन तंत्र सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाई देगा, आपकी मुख गुहिका जिसके द्वारा आप भोजन क्या करते हैं, अंदर लेते हैं। फिर यहाँ पे आपको क्या होगा, नीचे यहाँ पे आपको नली दिखाई दे रही है आपकी, सीधा क्या कहाँ जाएगी, आपका भोजन आपका आमाशय में जाएगा। उसके बाद अग्न्याशय, ये आपका अग्न्याशय, यह आमाशय आपका, फिर क्षुद्रांत, फिर ये आपका बृहदांत्र, फिर यहाँ पे आपका मलाशय, मलाशय से आपका जो भी है अपचित भोजन है निकलकर गुदा द्वारा बाहर आएगा। और इस तरफ आप देख लेंगे क्षुद्रांत, छोटी आंत, बड़ी आंत, अपने इस तरफ देख लीजिए, बाईं ओर देख लीजिए, ये आपका क्या है, ग्रशिका, ठीक है, ये आपकी ग्रशिका है। ये आपकी यकृत, यकृत आपको मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है यकृत होती है, जिसको आप इंग्लिश में लीवर भी कहते हैं, ठीक है। और ये आपका पित्ताशय, ठीक है। तो आपको 2.2 समझ में आ गया, जो मानव पाचन तंत्र है वो इस प्रकार होता है, ठीक है। अब आगे देखेंगे, आइए अब हम जाने कि आहार नाल में विभिन्न भागों में भोजन का क्या होता है। मुख एवं मुख गुहिका, ठीक है। आप सबसे पहले देखेंगे मुख एवं मुख गुहिका। भोजन का अंतग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की जो क्रिया होती है उसे अंतग्रहण कहते हैं। जो आहार अपने मुख द्वारा अंदर लेते हैं उसे क्या कहते हैं, अंतग्रहण। अब यहाँ देखेंगे, हम दांतों की सहायता से भोजन चबाते हैं तथा यांत्रिक विधि द्वारा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। जैसा कि हम सभी करते हैं, जो भोजन लेते हैं क्या करते हैं, पहले तो सबसे पहले उसे काट कर अपने मुंह में लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, दांतों के सहायता से उसके छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, जिससे वह जो पदार्थ हो क्या होता है, सरल रूप में हमारे अंदर जाता है। प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच अलग अलग गर्तिका यानी सॉकेट में दशा होता है। चित्र 2.3 में मैं आपको आगे समझाऊंगी। हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न है तथा उनके कार्य भी भिन्न भिन्न हैं। इसके अनुसार उन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं। हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। क्रियाकलाप 2.2 देख लीजिए। अपने हाथ धोइए। दर्पण में देखते हुए अपने दांतों को की गणना कीजिए। अपने तर्जनी से दांतों को छूकर महसूस
कीजिए, आपने मुख में कितने प्रकार के दांत हैं। एक सेब अथवा रोटी का टुकड़ा लेकर उसे काटिए। आप उसे काटने यानी कर्तन एवं दंशक के किन दांतों का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो हमारे जो मुख में जो दांत हैं वो अलग अलग प्रकार के हैं सबके, और उनका कार्य जो है वो भी अलग अलग है। ठीक है, तो जो हमारे जो आगे जो दांत होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे जो भोजन है, आप रोटी ले लीजिए या सेब ले लीजिए, क्या करते हैं, उनको काटने का कार्य करते हैं। काटेंगे उसके बाद ही आप उन्हें चबा सकते हैं। कौन से दांत खाद्य पदार्थ को चीरने यानी वेदन यानी फाड़ने का काम करते हैं। उन दांतों को पहचानिए जो चबाने एवं पीसने के काम आते हैं। अपने प्रेक्षण सारणी 2.2 में लिखिए। ठीक है, तो आपको आपके अलग अलग जो दांत हैं वो अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं। कोई दांत है आपका क्या कार्य करता है, काटने का, कोई पीसने या चबाने का। ठीक है, तो यहाँ पे चित्र 2.2 में हम देखेंगे दांतों की अवस्था तथा विभिन्न प्रकार के दांत। तो आपको जो आगे की दांत दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये आपके क्या हैं, आगे जो दांत हैं ये इस तरह के चार जो दो जोड़ी दांत हैं वो आपके कृतक हैं। ये आपका रत्नक, ठीक है, ये आपका अग्र चणवक इस तरह से। ठीक है, और आपका जो लास्ट में है यहाँ पर चणवक। ठीक है, इस तरह से आपके अलग अलग दांतों के क्या है विभिन्न प्रकार होते हैं और उनका कार्य भी क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा ये। अब आगे देखेंगे हम, हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है जो लाला रस यानी लार, जानते होंगे आप, लार आपके मुंह में होता है। ठीक है, तो क्या करती है, उसको स्त्रावित करती है। क्या आप जानते हैं कि लाला रस का भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है, आइए इसका पता लगाइए। पहले सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, सारणी 2.2 देखिए, दांत के प्रकार और उनके कार्य। यहाँ पे हमने दांत के प्रकार देख लिए हैं और उनके कार्य आपको यहाँ पे क्या करने हैं। दांतों के प्रकार, दांतों की संख्या, निचला जबड़ा या ऊपरी जबड़ा, योग, कौन सा दांत कर्तन एवं दर्शन वाले दांत हैं, छीनने एवं फाड़ने वाले दांत। क्या करना है आपको, ये 2.2 आपकी बुक में कंप्लीट करना है। ये आकृति आपको दी गई है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए दूध के दांत तथा स्थायी दांत। क्या आपको याद है कि कुछ वर्ष पूर्व आपके दांत गिरने लगे थे। हमारे दांतों का प्रथम सेट यानी शैशव काल में निकलता है तथा लगभग 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं। इन्हें दूध के दांत कहते हैं। इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं जिन्हें स्थायी दांत कहते हैं। ठीक है, ये सब तो आप जानते हैं कि 8 वर्ष की उम्र तक, किसी को 9, 10 ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो जो पहले के जो दांत सबसे नए दांत होते हैं वो शैशव काल के दांत आपके कहलाते हैं। उसके बाद ये सभी दांत गिर जाते हैं तो आपका क्या कहलाते हैं, स्थायी दांत। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के स्थायी दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं, तथापि वृद्धावस्था में ये प्रायः गिरने लगते हैं। आपके लिए आप 2.3 देखेंगे, यहाँ पर आप कुछ दिखाई दे रहा है। ठीक है, चित्र दिखाई दे रहा है यहाँ पर। सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे, फिर समझ में आएगा आपको कि मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ। 2 परख नलियाँ लीजिए तथा उसमें ए और बी चिन्हित कीजिए। परख नली ए में 1 चम्मच उबलते हुए उबला हुआ चावल डालना है। ठीक है, ए में आपने क्या किया, उबला हुआ चावल डाल दिया है। 1 चम्मच उबले चावल मुख में लेकर 3 से 5 मिनट तक चबाइए। और दूसरी परख नली में आपको क्या करना है, उबला हुआ चावल, पका हुआ जो चावल है आपका मुँह में लेना है। आपको 1 चम्मच मुँह में लेना है। 3 से 5 मिनट तक उस चावल को आपको चबाना है। ठीक है, और उसे परख नली बी में डालना है। दोनों परख नलियों में 3 से 4 ml जल डालना है, यानी पानी डालना है। अब दोनों परख नलियों में आयोडीन विलयन की 2 से 3 बूंदें डालनी है और उसका परीक्षण करना है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया हमने क्या किया है। एक परख नली ए में आपने क्या किया है, जो उबला हुआ चावल है, और दूसरी में क्या है, बी में आपका चबाया हुआ चावल है। अभी आगे देखेंगे परख नली के रंग में क्या परिवर्तन, परख नली के रंग में परिवर्तन क्यों आता है। परिणामों की चर्चा अपने मित्रों एवं अध्यापकों से कीजिए। लारा रस चावल के मंड को शर्करा में बदल देता है। यहाँ पे आपको देखिए इस तरफ आपको जो है उबला हुआ चावल, उसमें हमने क्या किया, जल डाला और 2 से 3 बूंदे
आयोडीन विलयन की डाल दी है। फिर आपको जो उबले हुए चावल दिखाई दे रहा है उसका जो है आपको क्या रंग में परिवर्तन हो रहा है, तो वो आपको नीले रंग का दिखाई दे रहा है। और जो आपका चबाया हुआ चावल है प्रणाली बी में, उसमें आपको कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों? तो जो है आपका यहाँ पर लाला रस, जो आपने चबाया हुआ चावल है उसमें आपको लाला रस आपको प्राप्त हुआ, क्योंकि आपने मुख में डालने के बाद उसे चबाया है, उसमें लार मिला हुआ है। तो क्या करता है, मंड को शर्करा में बदल देता है। और जीभ एक मांसल पेशीय अंग है। ठीक है, आपको पता है कि जो जीभ है हमारी क्या है, मांसल यानी मांस भरी पेशीय अंग है। इसमें कोई भी हड्डी नहीं होती, जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है। इसका अग्रभाग स्वतंत्र होता है और किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। क्या आपको जीभ के कार्य ज्ञात है? हम बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त यह भोजन में लार को मिलाने का कार्य करती है तथा निगलने में भी सहायता करती है। ठीक है, तो जीभ के कार्य क्या है, हम बोलने में भी उसको उपयोग करते हैं और इसका उपयोग क्या करते हैं, जो लार होता है हमारा क्या करता है, भोजन के लार को मिलाने का काम करती है और हमारा जो भोजन है उसको निगलने का भी कार्य करती है। अब आगे देखेंगे, जीभ द्वारा ही हमें स्वाद का पता चलता है। ठीक है, तो जीभ है तो हमें स्वाद का पता चल जाएगा कि कौन सा भोजन का स्वाद किस तरह का होता है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं जिनकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। क्रियाकलाप 2.4 द्वारा हम स्वाद कलिकाओं की स्थिति का पता लगा सकते हैं। तो क्रियाकलाप 2.4 हम पढ़ेंगे। तो पहला देखेंगे, निम्न पदार्थों के अलग अलग विलयन तैयार कीजिए। चीनी का विलयन, नमक का विलयन, नींबू का रस, नीम की पत्ती अथवा करेले का रस। अब सेकंड देखेंगे, अपने किसी मित्र की आंखों पर पट्टी बांधकर उसके जीभ पर अपनी जीभ बाहर निकालकर सीधी रखने को कहिए। चित्र 2.6 में दिखाए गए जीभ के विभिन्न क्षेत्रों के ऊपर उपरोक्त में से किसी एक विलयन के नमूने की 1 से 2 बूंदें रखिए। विलयन रखने के लिए दांत कुदेरने की सिंक का उपयोग करें। इस प्रक्रिया को अन्य विलयनों के साथ दोहराएं। प्रत्येक विलयन के लिए पृथक पृथक सिंक का उपयोग कीजिए। ये सारी जो विधियां हैं क्या है आपका, जो यहाँ पे बताया स्वाद कलिकाओं की स्थिति का पता लगाने के लिए ये आपको क्या है क्रियाकलाप दिया गया है, जो आपको खुद स्वयं करना है। अपने मित्र से पूछिए कि जीभ के किस क्षेत्र में उसे मीठे, नमकीन, खट्टे एवं कड़वे स्वाद का अनुभव होता है। नंबर 5, अब प्रेक्षण। आप अपने प्रेक्षण रिकॉर्ड करें तथा चित्र 2.6 में दिखाए गए प्रत्येक क्षेत्र में उस स्वाद का नाम लिखिए जिसका संवेदन यानी अनुभव उसके द्वारा होता है। अन्य सपाटियों के साथ इस क्रियाकलाप को दोहराएं। ठीक है, ये आपको क्रियाकलाप खुद स्वयं करना है अपने आप से। आगे देखेंगे, भोजन नली यानी ग्रशिका। निगला हुआ ग्रास नली अथवा ग्रशिका में जाता है। चित्र 2.2 में देखिए, ग्रशिका गले एवं वक्ष से होती हुई जाती है। ग्रशिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरलता से जाता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती है। वास्तव में क्या है, जो संपूर्ण आहार है नाल संकुचित होती है, अर्थात कि नाल द्वारा जैसा भोजन जा रहा है आपका, ठीक है, तो क्या होगा, वो संकुचन होगा। आपका भोजन जा रहा है, आप उसे अंदर निकल रहे हो, तो क्या होगा, जो नाल होगी थोड़ी फैल जाएगी, फिर वापस वो अपनी स्थिति में आ जाएगी। जिस तरह से थी वो नाल आकार में वापस स्थिति में आ जाएगी। इस तरह से क्या होगा, आहार नाल संकुचित होता रहता तथा यह गति भोजन को नीचे की ओर धकेलती रहती है। अर्थात कि जो आप भोजन ले रहे हैं तो क्या करती है, ये गति जो कर रही है, संकुचन की जो क्रिया कर रही है, वो जो भोजन को है नीचे की ओर क्या कर रही है, धकेलने का कार्य कर रही है। चित्र 2.7 में हम आगे देखेंगे। कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता। कभी कभी क्या करता है, जो हमारा आमाशय है वो भोजन को स्वीकार नहीं करता, अर्थात कि हमने जो खाया है वो सीधा नीचे नहीं जाता, वह आगे देखिए फलस्वरूप वमन द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। अर्थात कि वमन, उल्टी, वॉमिट, आप जानते होंगे
कभी कभी आपका क्या होता है, खाना आप ठीक से पचा नहीं पाते हो तो क्या होता है, आपको वॉमिट हो जाती है, उल्टी हो जाती है, जिससे वो जो अपचित भोजन है वो भी बाहर आ जाता है, अर्थात कि जो आमाशय है आपका भोजन स्वीकार नहीं करता। अब ऐसी घटना याद कीजिए जब भोजन के बाद आपने वमन किया हो तथा इसके कारण के विषय में सोचिए। अपने अभिभावकों एवं अध्यापक से इस विषय पर चर्चा कीजिए। चलिए सबसे पहले 2.7 में कृषिका में भोजन की गति, ठीक है। तो जो है ये भोजन आपका यहाँ पे दिखाया गया, मैंने आपको बताया कि संकुचन होता है। तो ये आपका जो भोजन है क्या है, आप ऊपर से आप नीचे आ रहा है आपका भोजन इस तरह से। तो ग्रशिका, ये आपकी ग्रशिका है, ठीक है, ये आपकी ग्रशिका है। इस तरह से भोजन है नीचे की ओर जाता है। फिर क्या होता है, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये नली आकार का होता है, ये ग्रशिका नली आकार की होती है। ऊपर से भोजन आता है तो क्या होता है, थोड़ा सा नली फैल जाती है। फिर जिस तरह से वो वापस नीचे और आता है तो वापस वो संकुचित हो जाती है, वापस अपनी जो नॉर्मल स्थिति है उसमें आ जाती है। और ये रहा आपका आमाशय, ठीक है। तो ये रहा आपका जो है आमाशय, आपको समझ में आ गया, चित्र समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब आगे देखते हैं। पहले जानना चाहते हैं कि वमन के समय भोजन विपरीत दिशा में किस प्रकार जाता है, अर्थात कि जो वो वमन होता है अर्थात वॉमिट होती है तो विपरीत दिशा में, अर्थात कि नीचे आपने खाना खाया, भोजन लिया, तो वो नीचे जाने के बाद वो बाहर जब आता है, नॉर्मली आपका वह मल द्वारा भोजन बाहर आता है, ठीक है, नीचे की ओर से। परंतु वमन में आपको क्या होता है, विपरीत दिशा, खाना जो है आपके मुख द्वारा वापस बाहर आ जाता है। ऐसा क्यों? तो आइए हम देखते हैं। आमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है, ठीक है। मैंने आपको अभी चित्र दिखाया। यह चपटा एवं जे की आकृति का होता है तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है, ठीक है। तो ये क्या है, जे आकृति वाला होता है, जे आकार का इसका संरचना होती है। और यह इसका जो है आहार नाल में सबसे चौड़ा भाग है। यह एक और ग्रशिका यानी ग्रास नली से खाद्य प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर क्षुद्रांत में खुलता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा आमाशय। आगे देखेंगे हम, इसके बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। सबसे पहले हम ये देख लें, ये ब्रैकेट देख लीजिए आपका। कभी कभी जब आप जल्दी जल्दी खाते हैं अथवा खाते समय बात करते हैं तो आपको खांसी, उल्टी है या हिचकी आती है अथवा घुटन का अनुभव होता है। यह खाद्य कणों के श्वास नली में प्रवेश करने के कारण होता है। श्वास नली ग्रसिका में आने वाली वायु को फेफड़े तक ले जाती है, अर्थात कि आप भोजन करते समय क्या करते हैं, बात करते हैं, बोलते हैं, तो क्या होता है, साथ में जो वायु होती है, जो हवा होती है, क्या होती है, फेफड़े तक भोजन के साथ साथ जाती है, जिसके कारण आपको क्या होती है, खांसी उठने लगती है। यह ग्रसिका के साथ साथ चलती है, परंतु ग्रसनी में वायु एवं भोजन मार्ग एक ही होता है। फिर भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से किस प्रकार रोका जाता है। भोजन निकलते समय एक मांसल रचना वाल्व का कार्य करती है जो श्वास नली को ढक लेती है तथा भोजन को ग्रसनी में भेज देता है। संयोगवश यदि भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं तो हमें घुटन का अनुभव होता है तथा हिचकी आती है या खांसी आती है। इस कारण से हम भोजन करते टाइम जो भोजन के कण के साथ साथ जो हवा है श्वास नली में प्रवेश कर जाती है तो क्या होता है, हमें घुटन होने लगती है, फिर हमें हिचकी या खांसी आ सकती है। अब थोड़ा आमाशय के बारे में और थोड़ा सा जान लें। आमाशय का आंतरिक यानी अस्तर सतह, यानी उसकी जो होती है आमाशय की सतह होती है, आंतरिक सतह होती है, और श्लेष्मक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचन रस स्रावित करता है। तो जो उसकी आंतरिक सतह होती है वो क्या करती है, श्लेष्मक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पाचक रस क्या होता है, उसका स्रावित करता है। श्लेष्मल आमाशय के आंतरिक अस्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणु को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं। तो जो अम्ल का कार्य है क्या होता है, जो हमारे भोजन के साथ कोई जीवाणु आ जाते हैं उनको क्या करता है, नष्ट करता है। साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है जिससे पाचक रसों की क्रिया करने में सहायता मिलती है।
और ये क्या करता है, जो पाचक रस है उसके लिए भी सहायक होता है। पाचक रस यानी जो जठर रस है प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। तो जो हमारा पाचक रस है वो क्या करता है, प्रोटीन को सरल पदार्थों में क्या करता है, विघटित करता है, परिवर्तित कर देता है। अब देखिए क्षुद्रांत, जैसा कि हमारी छोटी आंत, मैंने आपको बताया था क्षुद्रांत हमारी छोटी आंत, बृहदांत यानी हमारी बड़ी आंत। तो क्षुद्रांत के बारे में हम पढ़ेंगे। क्षुद्रांत लगभग 7.5 मीटर लंबी होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपकी जो क्षुद्रांत की लंबाई है कितनी है, कितनी लंबी होती है, 7.5 मीटर लंबी होती है। क्षुद्रांत लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडली नली है। यह अकृत एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होते हैं। यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी यानी दक्षिणी ओर अवस्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो यकृत होती है आपके शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जिसको आप लीवर के नाम से भी जानते हैं। यह पित्त रस स्रावित करती है। ठीक है, तो जो यकृत होती है वो क्या करती है, पित्त रस स्रावित करती है, जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है। इसे पित्ताशय क्या कहते हैं, उसे पित्ताशय कहते हैं। चित्र 2.2 में मैंने आपको दिखा दिया है। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो पित्त रस होता है वो क्या करता है, वसा जो होता है, हमने देखा कि वसा जो होता है उसका क्या करता है, पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है। जो अमाशय के ठीक नीचे होती है। जो अग्नाशय है वो हल्का पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है, जो कहाँ होती है, अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। चित्र 2.2 में आपने देखा। देखिए, आप देखना चाहते हैं फिर से पीछे जाकर देख सकते हैं। अग्नाशय रस कार्बोहाइड्रेट्स एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा इनको इनके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। आंशिक रूप से पचा भोजन अब क्षुद्रांत के निचले भाग में पहुंचता है, जहां आंत्र रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देती है। क्या करती है वहाँ पे लास्ट में क्या है, जो है पाचन क्रिया को क्या करती है, आंत्र रस पूर्ण कर देती है। अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट जो है हमारा सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में तथा प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। तो जो वसा है हमारा क्या होती है, अम्ल एवं ग्लिसरॉल में तथा प्रोटीन जो है हमारा एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। ये आपको पॉइंट ध्यान से नोट करना पड़ेगा कि जो वसा है वो अम्ल एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित होती है और जो हमारा प्रोटीन है वो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए एक मेन कुछ आपको ब्रैकेट में दिखाई देगा। चित्र 2.8 में आप देखिए कि एलेक्सिस सेंट मार्टिन का गोली का घाव, ठीक है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चलिए आप पे थोड़ा जान लें इसके बारे में। एक विलक्षण दुर्घटना द्वारा आमाशय की कार्य प्रणाली की खोज हुई। सन 1822 ईस्वी सन में एलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति गोली लगने के कारण बुरी तरह से क्या हुए, घायल हुए। गोली से वक्ष क्षतिग्रस्त हो गया तथा आमाशय में एक छिद्र हो गया। ठीक है, तो गोली से क्या हुआ, यहाँ पे आमाशय में उनके एक छिद्र हो गया। उससे विलियम ह्यूबार्ट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के पास ले जाया गया। ठीक है, तो चिकित्सक ने उसकी जान को बचा ली, परंतु वह आमाशय का छिद्र भली भांति बंद न कर सका तथा उसने छिद्र को पट्टी से ढक दिया। चित्र 2.8 में आपको दिखाई दे रहा है। इस तरह से क्या हुआ है, उनके आमाशय में छिद्र हो गया है, परंतु उन्होंने कोशिश की पर छिद्र भर ना पाया, तो उन्होंने क्या किया है, छिद्र को पट्टी से ढक दिया। ब्यूमांड को छिद्र में से आमाशय के अंदर झांकने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। उसने कुछ रोचक परीक्षण किया। ब्यूमांड ने देखा कि आमाशय भोजन का मंथन कर रहा था। इसकी भित्ति से तरल स्रावित हो रहा था जो भोजन को पचा सकता था।
उसने यह भी देखा कि आमाशय क्षुद्रांत में तभी खुलता है जब आमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। अर्थात कि आमाशय का खुलने का कब खुलता है आमाशय? जब आमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे क्षुद्रांत में अवशोषण। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। जो पचा हुआ भोजन हो क्या होता है, क्षुद्रांत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है, और जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहेंगे, अवशोषण कहते हैं। अब आगे देखिए, क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचना होती है, जिसे दीर्घरोम या रंसाकुर कहते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दीर्घरोम की आंत्र में क्या भूमिका है? दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देता है। ठीक है, तो जो दीर्घरोम है क्या करता है, भोजन के अवशोषण हेतु जो तल का क्षेत्र है उसे क्या करता है, बढ़ा देता है, उसमें वृद्धि कर देता है। तो आगे देखिए, प्रत्येक दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला होता है। दीर्घरोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अवशोषित पदार्थ का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है, जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को स्वांगीकरण कहते हैं। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में हो जाता है। तो कोशिका की उपस्थिति में क्या होता है, जो ग्लूकोज का विघटन है वो ऑक्सीजन की सहायता में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में हो जाता है, और ऊर्जा मुक्त होती है और हमें एनर्जी जो है मिलती है, प्राप्त होती है, जिससे हम अपने अन्य कार्य कर सकते हैं। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता अथवा अवशोषण नहीं हो पाता वो बृहदान्त्र में भेज दिया जाता है। अर्थात कि जो भोजन का भाग हमारे शरीर में पाचन क्रिया नहीं हो पाती वो क्या किया जाता है, उसका अवशोषण नहीं हो पाता है, वो बृहदान्त्र में भेज दिया जाता है। अब बृहदान्त्र देख लीजिए, बृहदान्त्र यानी हमारी बड़ी आंत। बृहदान्त्र क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है। ये लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जो क्षुद्रांत है उसकी तो जो लंबाई है, जो लंबी है वो 7.5 मीटर होती है, और बृहदान्त्र हम उसे बड़ी आंत कहते हैं, तो उसकी जो लंबाई है वो है 1.5 मीटर। ऐसा क्यों? उसको उससे बड़ी आंत कहना चाहिए, उससे छोटी आंत कहना चाहिए। तो आपका जो पहला पॉइंट है आप देखिए यहाँ पर, बृहदान्त्र क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है। वो चौड़ी होती है, जो बृहदान्त्र है वो हमारी क्षुद्रांत की अपेक्षा क्या होती है, चौड़ी होती है। यहाँ पर लंबी की बात हुई है, वो 7.5 मीटर लंबी है, बल्कि ये 1.5 मीटर ही लंबी है। ये क्यों? उसकी अपेक्षा क्या होती है, बृहदान्त्र चौड़ी होती है, इसलिए इसे हम बड़ी आंत कहते हैं, और उसकी चौड़ाई कम होती है, वो नली आकार की होती है, इसलिए उसे छोटी आंत कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको बृहदान्त्र और क्षुद्रांत। ठीक है, तो एक ये इसका जो लंबी है ये 1.5 मीटर होती है। इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवण का अवशोषण करना है। बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है तथा अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है। अब देखिए आगे, समय समय पर गुदा द्वारा यह मल बाहर निकल जाता है, इसे निष्कासन कहते हैं। तो समय समय पर क्या होता है, हम भोजन ले रहे हैं और जो अपचित भोजन है क्या होता है, गुदा द्वारा मल के रूप में निष्कासित अर्थात कि बाहर आ जाता है। अब 2.3 देखेंगे, घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। घास खाने वाले जंतुओं में पाचन की जो क्रिया है वो किस तरह से होती है? क्या आपने गाय, भैंस तथा घास खाने वाले शाकाहारी अन्य जंतुओं को देखा है? वे उस समय भी लगातार जुगाली करते रहते हैं जब वे खा ना रहे हों। जुगाली अर्थात आपने देखा होगा जो प्राणी वगैरह होते हैं
वो क्या करते हैं, मुंह चलाते रहते हैं। आपने देखा होगा गाय भैंस अथवा कोई भी अन्य प्राणी को देखा होगा, क्या करते हैं, वो अपना मुंह चलाते रहते हैं, ठीक है। तो उसे जुगाली कहते हैं, ठीक है। जुगाली आपको समझ में आ गया, जुगाली, ठीक है। तो अब देखेंगे वास्तव में वे पहले घास को जल्दी जल्दी निगल कर अमाशय के एक भाग में क्या करते हैं, भंडारित करते हैं। तो जो प्राणी होते हैं जो ये जुगाली करते हैं, वो यानी मुँह चलाते रहते हैं, वो क्यों ऐसा करते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, फटाफट क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में जो घास होती है उसे खा लेते हैं, निगल लेते हैं, फिर अमाशय में क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं, भंडारित करते हैं। यह भाग रुमेन, यानी जो अमाशय का जो प्रथम भाग है रुमेन, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। जो अमाशय का प्रथम भाग रुमेन कहलाता है। रूमिनेंट में अमाशय 4 भागों में बटा होता है, ठीक है। तो जो रूमिनेंट में अमाशय 4 भागों में बटा होता है। रुमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, जिसे जुगाल यानी कर्ड कहते हैं, परंतु बाद में जंतु उसको छोटे छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है तथा इसे वह चबाता रहता है, ठीक है। तो क्या करता है, बाद में जो उसने निगलनी होती है घास, उसको क्या करता है, छोटे छोटे पिंडों में अपने मुख में लाता है, फिर उसे चबाता है। इस प्रक्रम को रोमंथन यानी जुगाली कहते हैं। ऐसे जंतु रूमिनेंट अथवा रोमंथी कहलाते हैं। तो इस प्रक्रम को जुगाली कहते हैं और ऐसे जंतु क्या कहलाते हैं, रूमिनेंट अथवा रोमंथी कहलाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम चित्र देख लें। यहाँ पे 2.9 किसी रोमंथी का आमाशय, ये रहा आपका, ठीक है। आपको यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये आपकी जो जंतु है, जो प्राणी है, उसमें ये इसका ग्रसिका हो गई, ठीक है। तो ये रुमेन, ये क्षुद्रांत, नीचे यहाँ पर उसका अमाशय और ये रहा इसका अंधनाल और ये रहा इसका बृहदांत, ठीक है। तो अंधनाल ऐसे जो है मनुष्यों में नहीं होता है, ये सिर्फ इस तरह के प्राणियों में होता है। अब आगे देखेंगे हम, घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। तो घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है, जो एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। किसी रूमिनेंट अथवा रोमंथी पशु, हिरन आदि के रुमेन में सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणुओं में पाए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो रूमिनेंट है, जो प्राणी जुगाली करते हैं, जिसमें सेलुलोज होता है, वो क्या करते हैं, पाचन करने में वाले जीवाणु पाए जाते हैं। परंतु बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते। लेकिन कितने जंतु होते हैं, मानव होते हैं, सेलुलोज का पाचन क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि क्या होता है, उनके अंदर क्या होता है, इस तरह का क्या होता है, जो है अंधनाल नहीं हो पाता, अंधनाल नहीं होता, जिसके कारण क्या होता है, सेलुलोज का वो क्या करते हैं, पाचन नहीं कर पाते। पहली का सवाल भी यही है, देखिए। पहले जानना चाहते हैं कि जंतु भोजन करते समय इसे भली भांति क्यों नहीं चबा पाते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, वो अपना भोजन एकत्रित कर लेते हैं, फिर एकत्रित करने के बाद धीमे धीमे उन्हें छोटे छोटे पिंडों में अपने मुख में लाने के बाद उसे चबाते हैं। मुझे जानना चाहता है कि मनुष्यों की तरह सेलुलोज को क्यों नहीं चबा पाता, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि उनमें अंधनाल नहीं होता। आगे देखेंगे, जानवरों जैसे घोड़ा, खरगोश आदि में क्षुद्रांत एवं बृहदांत्र एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है, जिसे अंधनाल कहते हैं। जैसे जानवरों जैसे घोड़ा, खरगोश आदि ये सभी क्या है, क्षुद्रांत यानी बृहदांत के बीच एक थैलीनुमा संरचना होती है, जिससे अंधनाल होती है, जो सिर्फ इन्हीं प्राणियों में आपको ज़्यादा करके देखने को मिलेगी। और आगे देखेंगे, भोजन की सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है, जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। तो जो सेलुलोज का पाचन है, यहाँ पे क्या किया जाता है, कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है, जो मनुष्य के आहार नाल में क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। आगे देखिए, अब तक आपने उन जंतुओं के विषय में पढ़ा जिनमें पाचन तंत्र पाया जाता है, परंतु ऐसे बहुत सूक्ष्म प्राणी हैं जिनमें
ना तो मुख होता है और ना ही पाचन तंत्र। ठीक है, तो अभी तक तो हमने मुख भी देख लिया, उनके पाचन तंत्र भी देख लिया। आप क्या करेंगे, ऐसे सूक्ष्म प्राणियों के बारे में, सूक्ष्म जंतु के बारे में पढ़ेंगे जिनमें ना मुख होता है और ना ही पाचन तंत्र होता है। चलिए आगे देखिए, फिर वे किस प्रकार भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, अर्थात कि किस प्रकार वो अपने भोजन को अंदर लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, अर्थात उसका पाचन करते हैं, ये सारी प्रक्रिया किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो आप खंड 2.4 में आप भोजन ग्रहण करने की एक अन्य रोचक विधि का अध्ययन करेंगे। चलिए आप 2.4 देख लें। हम 2.4 देखेंगे, हम इसमें क्या दिया गया, अमीबा में संभरण एवं पाचन। अब देखेंगे जो हमने देखा कि अमीबा में किस तरह से संभरण अर्थात भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया और पाचन की प्रक्रिया किस तरह से होती है, हम आगे देखेंगे। अमीबा जलाशयों में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, तो जो अमीबा है वो जलाशय में आपको वो मोस्ट ऑफ देखने को मिलेगा, वो एक कोशिकीय जलीय जो है जीव है। अमीबा के बारे में आप आगे की कक्षाओं में और अधिक से डिटेल में जानेंगे। अमीबा की कोशिका एक कोशिका झिल्ली होती है, एक गोल संघन केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धानियाँ होती हैं। चित्र 2.10 में मैं आपको भी बताऊंगी। ठीक है, अमीबा का चित्र किस तरह होता है, अमीबा किस तरह दिखाई देता है। ऐसे तो अमीबा की कोई निश्चित आकृति नहीं होती, वो अपना आकृति क्या करता है, आकार जो है हमेशा बदलता रहता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी वही लिखा गया है, अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है, क्योंकि इसको कोई एक निश्चित आकार नहीं होता। यह एक अथवा अनेक अंगुलियों के समान प्रवर्धन निकालता रहता है, जिन्हें हम पादप यानी पैर अर्थात कृत्रिम पाँव कहते हैं, जो इन्हें गति देने अथवा भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। जो इनके पादप होते हैं वो क्या करते हैं, इन्हें भोजन पकड़ने में और गति देने में क्या करते हैं, सहायक रूप बनते हैं। आगे देखेंगे हम, अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। जब इससे भोजन का आभास होता है तो यह खाद्य कण के चारों ओर पादप यानी उसके जो पेड़ है विकसित करके उन्हें निगल लेता है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे चित्र 2.10 यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ कि अमीबा का चित्र इस तरह से होता है, मतलब आपको बता दूँ अमीबा में क्या क्या है। ठीक है, ये रहा उसका केंद्रक। ठीक है, ये उसके पादप, ये खाद्य कणिका यानी अंतर्ग्रहण किस तरह से वो अपना भोजन अंदर की ओर लेता है, और ये रही उसकी खाद्य धानियाँ। ठीक है, यहाँ पे नीचे आपको रख दिया है बहिःश्रेणी अपशिष्ट। अब आगे देखेंगे अमीबा के बारे में, आप आगे की कक्षाओं में डिटेल में जानेंगे। खाद्य धानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं। ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में क्या करते हैं, बदल देते हैं। देखिए, तो क्रिया करके क्या करते हैं, जो खाद्य पदार्थ हैं उन्हें सरल पदार्थ में बदल देते हैं। पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रख रखाव एवं गुणन के लिए उपयोगी किए जाते हैं। बिना पचा अपशिष्ट खाद्य धानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, उसका जो अपचित भोजन है वो क्या करता है, खाद्य धानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अब आगे देखेंगे, भोजन के पाचन का आधारभूत प्रक्रम सभी प्राणियों में समान है, जिसमें खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित किए जाते हैं। ठीक है, सारे प्राणी होते हैं, सारे जीव जंतु होते हैं, उनमें एक ही समान क्या होता है, प्रक्रम होता है, जो खाद्य पदार्थों को पहले सरल रूप में क्या करता है, परिवर्तित करता है, उसके बाद उसको क्या करता है, निष्कासित करता है। ये सभी जो भी चीज़ें हैं वो सभी जीव जंतुओं प्राणियों में एक होती है। फिर सबसे पहले वो क्या होता है, कठोर पदार्थों को सरल पदार्थ में कन्वर्ट करता है, उसके बाद क्या करता है, मल द्वारा उसे निष्कासित कर देता है एवं ऊर्जा मुक्त होती है। तो क्या करते हैं हम, जो एनर्जी होती है वो हमारे लिए क्या होती है, उपयोगी होती है, जिससे हम अपने कार्य करते हैं। अब आगे देखिए, अगले अध्याय में आप आंत्र द्वारा अवशोषित खाद्य पदार्थों का शरीर के अन्य भागों में स्थानांतरण के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके बारे में जानेंगे। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, आपको ये सब समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। यहाँ पे देखिए हमें प्रमुख शब्द दिए गए हैं, आपको चैप्टर के अंदर से सारे प्रमुख शब्द हैं, इनकी परिभाषाएं आपको मैंने समझा दी हैं। आपको एक बार फिर से इन सभी प्रमुख शब्द की परिभाषा एक बार देख लेनी होगी। ठीक है, आपने क्या क्या सीखा इस चैप्टर में, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट दिए गए हैं, आपको इन्हें पढ़ना है। अब यहाँ पे आपका आगे अभ्यास के प्रश्नोत्तर, यहाँ पे अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं आपका होमवर्क में आपको क्या करना है, इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। टोटल यहाँ पर आपके
सॉरी 13 प्रश्न है। 13 प्रश्नों के उत्तर आपको आपकी कॉपी में लिखने रहेंगे, नोटबुक में लिखने रहेंगे। ठीक है, तो आपके जो प्रश्न उत्तर हैं आपके पाठ के आधार पर आपको यहाँ पे लिखने रहेंगे। चैप्टर नंबर 2 में आपका जो है का जो अभ्यास है आपका, प्रश्न नंबर 1 में खाली जगह आपको दी गई है, 2 में आपको सही गलत यानी सत्य असत्य के कथन आपको चिन्हित करना है, नंबर 3 में आपको सही विकल्प यानी MCQ दिए गया है, नंबर 4 में आपको मैचिंग यानी सही जोड़े मिलाने हैं। ठीक है, कॉलम ए से कॉलम बी को। 5वें में देखिए दीर्घरोम क्या है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया गया था। दीर्घरोम के बारे में आपको क्या करना है, क्या है उसकी परिभाषा आपको उसके बारे में बताना है, और कहाँ पाया जाता है, उसका कार्य क्या है, आपको ये भी बताना है। ठीक है, ये लिखना रहेगा आपको आपकी बुक में। नंबर 6 में पित्त कहाँ निर्मित होता है, भोजन के किस गठन के पाचन में सहायता करता है। इसका आंसर भी आपको किताब में मिल जाएगा, आपके पाठ में मिल जाएगा। अब नंबर 7 में देखिए उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिनका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं, इसका कारण बताइए। ठीक है, रूमिनेंट मैंने आपको बता दिया था, जो जुगाल की पद्धति मैंने जुगाल क्या होता है, रूमिनेंट जो भी था आपको मैंने आपको बता दिया गया है, और वह अन्य मानव में क्यों नहीं होता वो भी आपको चैप्टर में से पार्ट में से मिल जाएगा। नंबर 8 में देखिए क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त हो जाती है, आपको कारण देना है। नंबर 9 में आपको आहार नाल में से कौन सा भाग द्वारा निम्न क्रियाएं स्पंदित होती है। ठीक है, नंबर 10 में आपको दिया गया है मानव एवं अम्बा के पोषण में कोई एक समानता या कोई एक अंतर, आपको दोनों के बीच में कोई भी एक समानता यानी जो इक्वल कोई पॉइंट है और एक अंतर या डिफरेंट कोई एक पॉइंट आपको यहाँ पे लिखने रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको इसी तरह से कथन को क्या करना है, मैच करना है। नंबर 12 में आपको दिया गया चित्र 2.10 में दिए गए पाचन तंत्र को आरेख नामांकित किया है। देखिए यहाँ पे मानव का पाचन तंत्र के कुछ भाग दिए गए हैं, आपको पार्ट में से आपको पार्ट में ये आपको चित्र दिख जाएगा, उसको क्या करना है, आपको इसके अलग अलग भाग जो है चैप्टर में से आपको क्या करना है, नामांकित करने हैं, चित्र बनाना है आपको अपनी नोटबुक में, उसके बाद उसको नामांकित करना है। ठीक है, आप किताब में भी यहाँ पे भी कर सकते हैं। नंबर 13 लास्ट आपका है, क्या हम केवल हरी सब्जियों घास का भोजन कर जीवन निर्वाह कर सकते हैं, चर्चा कीजिए। ठीक है, इस तरह से आपको ये सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे आपको नोटबुक में लिखने रहेंगे। ठीक है, तो आपका चैप्टर नंबर 2 प्राणियों पोषण समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे मैं अपना वीडियो कंप्लीट करती हूँ। थैंक यू।